रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में ट्रंप का कॉन्फिडेंस लगातार गिरता जा रहा है क्योंकि जिन देशों के दम पर वो ईरान को धमका रहे थे उसी सऊदी अरब ने अमेरिका को जंग की इजाजत देने से मना कर दिया। हैरानी की बात यह भी है कि मोहम्मद बिन सलमान ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने एक तरह से ईरान को सुरक्षा कवच दे दिया। इसके बाद कई और खाड़ी देश भी ट्रंप के साथ ऐसा ही किया, जिसके बाद ट्रंप को ईरान पर हमले का प्लान रद्द करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मिडिल ईस्ट में दशकों तक अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद भी आखिर अचानक अमेरिका को एक के बाद एक धोखा क्यों मिल रहा है। वहीं सवाल यह भी कि क्या ट्रंप मुस्लिम देशों से डर गए हैं जो ईरान के मामले पर कदम पीछे हटाने पड़े हैं। ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरीके से ईरान को सीधे सीधे धमकी दे दी गई थी। आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था कि अगर प्रदर्शनकारियों पर खमेनी सरकार ने हमला किया तो हम हमला करेंगे ईरान पर, क्योंकि हमें आना पड़ेगा बीच में। क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से अमेरिका ने तमाम तस्वीर सामने लेकर वो आया है, ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार अब क्यों डरता हुआ नजर आ रहा है ट्रंप। क्योंकि आपको याद हो कि अगर प्रदर्शनकारियों ने भी लगातार ये कहा कि ट्रंप ने जो कहा था उन्होंने वो नहीं किया, और जो दोष है खमेनी ने पहली बार जब ये माना कि हिंसा हुई और उसके बाद लोगों की जान गई है तो उन्होंने इसका जिम्मेदार भी ट्रंप को ही बताया। तो कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों अचानक अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। आखिरकार उनका ये डर क्यों है, और अगर ये डर है तो इसके पीछे की क्या वजह जो है वो सामने आई है। तो ये जो तस्वीर है वो अपने आप में काफ़ी ख़ास है। आप समझिए कि जिस तरह से लगातार ईरान में प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह से हज़ारों लोगों की जान गई है, लगातार ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि हम बचाएंगे, लेकिन बचाने नहीं आए। और अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको कुछ जो आंकड़े हैं वो हम दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो आंकड़े क्या है। सबसे पहले अब आप ये देखिए कि मध्य पूर्व एक बार फिर गंभीर युद्ध संकट के मुहाने पर पहुंच गया था। जी हां, मुस्लिम देशों ने ट्रंप को कैसे मनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया था। अगर आप देखें तो पूरा क्षेत्र अस्थिर होता हुआ नजर आया था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी भी समय सैन्य टकराव शुरू हो जाता। जी हां, ऐसा लग रहा था कि कभी भी युद्ध जो है वो शुरू हो सकता है। इस नाजुक वक्त पर सऊदी अरब, कतर और ओमान ने कूटनीतिक पहल की है। जी हां, इन्होंने कूटनीतिक पहल की। युद्ध को टालने के लिए सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ट्रंप से बात की। मुस्लिम देशों ने समझाया कि ईरान को एक मौका दिया जाना चाहिए। जी हां, और उसके बाद ही जो स्थिति है फिलहाल अब ऐसी नजर आ रही है जहां पर फिलहाल ट्रंप जो है वो इस मूड में मध्य पूर्व एक बार फिर गंभीर युद्ध संकट के मुहाने पर पहुंच गया था, जैसा कि हमने आपको बताया भी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहल की गई उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने जो अपने बढ़ते कदम थे वो रोक लिए हैं। लेकिन अब आप ये समझिए कि ईरान ने भी पलटवार किया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन और दमन को लेकर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी। जी हां, सीधे सीधे ट्रंप ने कह दिया था हम हमला करेंगे। इसके जवाब में ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया। ईरान भी चुप नहीं बैठा, उसने भी लगातार कहा। खमेनी ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को और युद्धपोतों पर पलटवार की धमकी दी, जिसके बाद तनाव इतना बढ़ गया कि अमेरिका को कतर स्थित अल उदेद एयरबेस को अपने सैन्य कर्मियों को यहां से हटाना पड़ा था। जी हां, अल उदेद एयरबेस को मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना जाता है। जी हां, अल उदेद एयरबेस से अमेरिकी कर्मियों का अस्थायी वापसी इस बात का संकेत है कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। जी हां, और इस कदम के बाद पूरे खाड़ी देशों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई थी। जी हां, युद्ध की आशंका को देखते हुए खाड़ी देशों ने सैन्य गतिविधियों में भी बदलाव किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम परिस्थितियां थी वो किस तरह से बदलती हुई नजर आई हैं पिछले कुछ समय में। अगर आप देखें जिस तरह से ईरान में अब देखिए जो खाड़ी देशों की ट्रंप को चेतावनी है, सऊदी अरब, ओमान, कतर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी। जी हां, चेतावनी दी। ईरान पर हमला पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकता है। मतलब कि अगर इस पे आपने हमला किया तो इसके परिणाम काफी गंभीर होंगे। किसी भी सैन्य कार्रवाई से हालात नियंत्रण से बाहर होंगे। खाड़ी देशों ने केवल अमेरिका से ही नहीं बल्कि ईरान से भी सीधे संवाद किया। ईरान को भी स्पष्ट संदेश दिया गया अगर उसने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो क्षेत्रीय देशों के साथ उसके संबंध स्थायी रूप से बिगड़ सकते हैं। यह भी कहा गया। ईरान और अमेरिका को दी गई इस चेतावनी ने तनाव कम करने में अहम भूमिका निभाई है। और आपको बता दें कि खाड़ी देशों के दबाव और ईरान से मिले आश्वासन के बाद हालात में धीरे धीरे सुधार होता हुआ नजर आया। अमेरिका को यह भरोसा दिलाया गया कि ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं देगा।
तो देखिए ये वो तमाम बातें हैं जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल ये उठ जाता है कि आखिरकार सऊदी अरब मध्य पूर्व में अमेरिका का अहम सहयोगी माना जाता है। जी हाँ, सऊदी ने अमेरिका को धोखा दिया है क्या, ये सवाल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानकर चल रहे थे कि ईरान के हमले की सूरत में सभी क्षेत्रीय देश जो है उनकी मदद करेंगे, लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका के बजाय ईरान का साथ देने का फैसला लिया। जी हाँ, सीधा सीधा उसने ईरान का साथ दिया। सऊदी ने अमेरिका को दो टूक शब्दों में कहा, ईरान पर हमला करने के लिए को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल कतई नहीं करने देगा। यानी बार बार ईरान को धमका रहे ट्रंप को अब अपनी मिडिल ईस्ट रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। जी हां, ये अब वो समय है जब इनको दोबारा विचार करना पड़ेगा कि जिसके दम पर ट्रंप डहा रहे थे उसी सऊदी ने जंग का ऐलान भी किया और कहा कि आपकी धरती किसी दूसरे देश की तबाही का लॉन्च पैड नहीं बन सकता। सऊदी के इस धोखे ने ट्रंप के युद्ध तक विमानों पर जो आप एक तरह से समझिए जो प्लानिंग थी वो पूरी की पूरी वैसी ही रह गई। और अब फिलहाल जो ट्रंप है वो दूसरा रास्ता देखेंगे कि आखिरकार इसको कैसे अब अपने पक्ष में जो तमाम तस्वीरें वो लाया जा सकता है। और देखिए लगातार ये भी कहा गया कि ईरान की तरफ से कि ये हमारे देश का मामला है, अगर हमला हुआ तो फिर हम भी जवाब देंगे। और चलिए अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला जी जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। थोड़ी देर में मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और चलिए सबसे पहले आप ही के पास अनुराग शुक्ला सर आते हुए, ये जो पूरी परिस्थिति है जी, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती जा रही है। अगर आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो एक तरफ तो अमेरिका का प्रेशर, अमेरिका के ऊपर प्रेशर था कि यहाँ पे अटैक करना, और जिस तरह से उन्होंने भड़काया था वहाँ के नागरिकों को और उनको मदद देने का वायदा किया था, और जिसकी वजह से काफ़ी सारी जानें भी गई उसके अंदर। लेकिन समय रहते और आज तक देखा गया है कि उनकी मदद जो अमेरिका ने मदद देने का वादा किया था वो पहुंचने में कामयाब नहीं हुई। और यहीं पे अगर आप देखें कि इतना प्रेशर क्यों पड़ा और ऐसा क्यों बात मानने की जरूरत पड़ गई अमेरिका जैसे बहुत शक्तिशाली देश को, यूएई की या फिर सऊदी अरेबिया की, तो इसके रीजन ये है कि सऊदी अरेबिया एक उनका बहुत बड़ा कमर्शियल पार्टनर है। कमर्शियल पार्टनर का मतलब है कि जो अगर आप डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर को पेट्रो डॉलर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी ये जो एक ट्रीटी हुई थी पिछले दशक में सऊदी अरेबिया और यूएसए के बीच में, जिसमें सऊदी अरेबिया ने साइन किया था कि हम अपना सारा का सारा तेल डॉलर में बेचेंगे, और इसी वजह से डॉलर के रेट आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं। डॉलर को सब लोग विश्व की करेंसी मानते हैं और इसके पीछे सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो सऊदी अरेबिया का ही है। तो डेफिनेटली इनकी बात उनको मानना ही पड़ेगा। और दूसरी तरह से देखा जाए तो इसके अंदर दो सपोर्ट फैक्टर हैं। एक तो इजराइल उसको प्रेशर डाल रहा है अमेरिका के ऊपर कि उसको इसी वक्त अटैक कर देना चाहिए, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल टाइमिंग है इजराइल के लिए। परफेक्ट टाइमिंग है कि जब वर्ल्ड का पूरा ध्यान इस तरफ आ रहा है कि ईरान के अंदर एक हलबली मची हुई है, तो ये बिल्कुल राइट टाइम वो देखता है कि अटैक करने के लिए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखा जाए कि सऊदी अरेबिया कैसे सोचता है। सऊदी अरेबिया और अदर मिलिट्री मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं वो इस तरह से देखती हैं कि अगर, हालांकि वो दोनों एक दूसरे को, ईरान को लाइक नहीं करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे इंस्टेबिलिटी होने का सबसे ज्यादा खतरा इस बात पे है कि जितने भी तेल है, तेल ईरान के अंदर है और ईरान का जो तेल है उसके ऊपर यूएस की नजर है। अगर वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, उसकी बनाई हुई सरकार वहां पे आ जाती है, तो इतना तेल जिसको उन्होंने इस समय रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, सारे सैंक्शंस लगा रखी हैं, इसी वजह से वो तेल बाजार में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इतना तेल ईरान का आने वाले समय में मार्केट में आ जाएगा तो सबसे ज्यादा घाटा किसको होगा? सऊदी अरेबिया का होगा, क्योंकि रेट्स डाउन चले जाएंगे और जितने भी मार्केट का इम्बैलेंस हो जाएगा पूरा का पूरा। तो दोनों तरफ से अगर कमर्शियली देखी जाए और मिलिट्री वाइज देखी जाए तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आज के देश में किसी तरह की कन्फ्रंटेशन अफोर्ड कर सकती हैं। जी बिल्कुल। और आती हूँ सर आपके पास, मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका भी। अच्छा संजीव जी, देखिए ये जो पूरी सिचुएशन है, जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई, जिस तरह से ईरान ने कहा कि भाई हमला हम भी करेंगे, उसके बाद बीच में जो सऊदी अरब है उसका आना और तमाम देशों का बात करना, क्या ये माना जाए कि अभी सिचुएशन अब नॉर्मल है और शायद ट्रंप अब किसी तरह का हमला नहीं करेंगे? देखिए खुशबू जी, सिचुएशन को अभी भी नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक स्ट्रेटजिक होल्ड, मैं कहूँगा कि वो बना करके रखा हुआ है। अमेरिका के जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं, और भी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स को बढ़ाने ही अमेरिका जा रहा है, इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
ईरान की इस्लामिक रिजीम के ऊपर एक दबाव बना करके रखेगा, ये बात स्पष्ट है। और अमेरिका हो या इजराइल हो, दोनों की ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी मंशा यही है कि वहां पर इस्लामिक रिजीम किस तरीके से कोलैप्स कर जाए, और उसके लिए अमेरिका अपनी आगे आने वाले समय में रणनीतियां बनाएगा और उसको हमेशा से दबाव में बना करके रखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन पहले ही से उन्होंने लॉन्च कर रखा है। सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं, हाईली सैंक्शनड इकोनॉमी ईरान की है, और वो भी एक कारण है कि ईरान की आर्थिक स्थिति आज इतनी दयनीय है। तो ऐसे में ये ईरान की जो इस्लामिक रिजीम के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, और ईरान की इस्लामिक रिजीम यदि अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना चाहती है, आने वाले भविष्य में अगर बेहतर स्थिति देखना चाहती है, तो सबसे पहले उन्हें अपनी आवाम के साथ संवाद स्थापित करने की नितांत आवश्यकता है। और अब अपनी आवाम के ऊपर पहले से जैसा वो दमन शोषण करते रहे हैं, चाहे वो महसा अमीनी की हत्या के बाद बड़े आंदोलन को क्रश करना हो, पहले भी अनेक विरोध प्रदर्शन वहाँ पे हुए और ईरान के इस्लामिक रिजीम ने उसे ब्रूटली क्रैक डाउन किया, और आज भी उन्होंने ऐसा किया है। तो ऐसे में ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है, उसके लिए बेहतर ये होगा कि वो अपने जनता की स्थितियों को सुधारने के लिए प्रयास करें, उनके साथ एक संवाद स्थापित करें, महिलाओं को थोड़ी आज़ादी दें और महिलाओं के साथ एक अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ प्रताड़ना न करें। ये सारी स्थितियों को ईरान के इस्लामिक रिजीम को करना पड़ेगा, और तभी जाकर के वो कुछ बेहतर स्थितियों के बारे में अपेक्षा कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से स्थितियां और बिगड़ने जानी है, और अमेरिका एक अवसर की तलाश में है। अमेरिका को जिस दिन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और क्षेत्रीय राष्ट्रों का कुछ सहयोग मिलना शुरू हुआ, तो अमेरिका मिलिट्री स्ट्राइक ये बात जो आपने कही है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका वो देश है जो अपॉर्चुनिटी ही तो देखता है। खास करके ट्रंप जब से इस बार सत्ता उन्होंने संभाली है, उसके बाद से जो उन्होंने एक तो टैरिफ कार्ड जो वो खेलने लगे हैं, और ऊपर से जिस तरीके से उनकी पिछली कुछ गतिविधियां रही हैं, ऐसा लगता है कि सचमुच वो एक मौके की तलाश में। मैं आती हूँ आपके पास भी, और कुछ सर्वे जो है वो हमने किए हैं, जरा वो भी दिखा दें, और उसके बाद वापस हम अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे। क्या देखिए, पहला सवाल ये था कि क्या मुस्लिम देशों की एकता की वजह से ट्रंप को ईरान मामले में पीछे हटना पड़ा? अब इसमें देखिए, जो मुस्लिम देशों की कूटनीति का असर है, इसमें 30% लोग ये मानते हैं। ईरान ने अमेरिका को देश में शांति का आश्वासन दिया, 8% लोग ये मानते हैं। ट्रंप ने खुद फैसला बदला, किसी के दबाव में नहीं, 52% लोग ये कहते हैं। कह नहीं सकते, 10% लोग कहते हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये पहला सर्वे था। दूसरा जो है, क्या ईरान में सैन्य कार्रवाई से पीछे हटने के बावजूद तख्ता पलट करा पाएंगे ट्रंप? हाँ बिल्कुल, 41% लोग ये मानते हैं। बिल्कुल नहीं पे 55% लोग मानते हैं। कह नहीं सकते 4% लोग मानते हैं। तो ये जो है वो आंकड़ा कहता है। अच्छा अनुराग शुक्ला जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ सर कि ये जो बातें कही जा रही हैं कि भाई सत्ता पलट सकते हैं, लेकिन क्या ईरान में सत्ता पलटना इतना आसान है? क्योंकि कोशिशें तो पहले भी हुई हैं, लेकिन क्या सत्ता पलट जो है कर सकते हैं बावजूद उसके कि वहां पर ना जाए, वहां पर कोई युद्ध ना हो? नहीं, कोशिश तो वही पूरी कोई करी जा रही है। उनका पर अल्टीमेट एम है कि सत्ता पलट करना चाहते हैं, वो अपना पपेट वहां पे बिठाना चाहते हैं। उनका एम है कि वहां की जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और ये चीजें उन्होंने कई बार ट्राई किया है। जो फिनोमेना उन्होंने चल रहा है यहाँ पे कि जनता को भड़काओ और जनता को उत्साहित करो कि वो जाके सरकारी संस्थाओं के ऊपर कब्जा करें और उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें, वही जो सेम फॉर्मूला अगर आप देखें जो पाकिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, हमारे पड़ोस में ये बांग्लादेश में हुआ, सेम चीज वही वहां पे ट्राई कर रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ईरान बहुत बड़ा देश है, वहां पे उसको कंट्रोल करना और उसको बिल्कुल तख्ता पलट कर देना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए कोशिश जारी है। लेकिन एक चीज ये भी मानना पड़ेगा कि जो ईरान की जो मुस्लिम सरकार है, ये भी बहुत मजबूत सरकार है। अगर जैसे इस समय खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 16,000 के आसपास नागरिकों की मृत्यु के समाचार मिल रहे हैं, जो कि अभी वेरीफाइड नहीं है, लेकिन इस तरह की अगर खबरें आ रही हैं, इसका मतलब कि आर्मी खुद नीचे उतर गई और उन्होंने ऑटोमेटिक हथियार चलाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये पुलिस के बस की बात नहीं है। तो एक मेजर क्रैकडाउन वहां पे चल रहा है और कन्फ्रंटेशन बड़ी हाई लेवल पे चल रही है, जहां पे बाहर से भी सोर्सेस हैं, जितने भी बाहर से सपोर्ट किया जा रहा है, उसके बावजूद भी वहां की सरकार अभी तक स्टैंड कर रही है और वो अपना स्टैंड लेके अपना विरोध करने में कामयाब रही है, विरोध को रोकने में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा संजीव जी, देखिए जो अभी की अब परिस्थिति है उसमें आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्योंकि देखिए सऊदी अरब ने जो अपना लाउड एंड क्लियर मैसेज उसने दे दिया है, उसने बात ईरान से भी की और साथ ही साथ उसने अमेरिका को भी कहा कि भाई प्रदर्शनकारियों को नहीं मारा जाएगा, लेकिन बावजूद उसके आंकड़े तो लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की जान तो जा रही है। ऐसे में कुल मिलाकर आने वाले सिनेरियो में क्या देखा जा सकता है? क्या वो कदम हो सकते हैं जो ट्रंप की तरफ से उठाए जा सकते हैं और ईरान की तरफ से क्या जवाब दिया जा सकता है?
देखिए, मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसमें एकता तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि जो शिया सुन्नी का जो डिवाइड है वो तो वहां पर निसंदेह है। और एक ईरान जो एक शियाओं का लीडर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, और ईरान की जो मंशा पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक रीजनल हेजिमोन बनने की जो है, उसको सऊदी अरबिया अपने लिए चैलेंज के तौर पर देखता है। और सऊदी अरबिया और ईरान के बीच का एक कंपटीशन, एक राइवलरी, एक कंटेस्टेशन जरूर रहता है। हालांकि दोनों के बीच के डिप्लोमेटिक टाइज अब रिस्टोर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ जो कंपटीशन है शिया सुन्नी के बीच का, सऊदी अरबिया ईरान के बीच का, वो इंटेंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सऊदी अरबिया यदि आज अमेरिका को ये सलाह दे रहा है कि अभी आप वहां पर कोई कार्रवाई न करें, उसके पीछे कारण ये, और सऊदी अरबिया यदि अपने स्पेस को देने से, एयर स्पेस को देने से मना कर रहा है, बेसिस को देने से मना कर रहा है, तो ऐसे में सऊदी अरबिया का सोचना यही है कि वो अपने विकास की जो राह पर वो चल रहा है वर्तमान समय में, जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस सलमान का जो विजन है 2030 का, सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज करने का, उससे वो अपने आप को डिरेल नहीं होने देना चाहते, वो डाइवर्जन में नहीं जाना चाहते। अगर वो किसी युद्ध में उतरेंगे तो फिर उनका वो जो 2030 का जो योजना है वो अधर में पड़ सकती है। और इसी तरीके की जो सोच है अन्य राष्ट्र भी रख रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के जो अन्य राष्ट्र हो, यूएई हो, अन्य राष्ट्र हो। तो ये जो सारी राष्ट्रों की, मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्रों की जो अपने अपने जो हित हैं, उसको वो उसमें हानि नहीं पैदा होने देना चाहते, और इसी वजह से वो युद्ध में नहीं उतरना चाहते। ठीक है। लेकिन जहां तक ईरान का प्रश्न है, ईरान के द्वारा जो चैलेंज प्रस्तुत किया जाता है सुन्नी वर्ल्ड के लिए, वो तो चैलेंज उस बात को मानते हैं। और वो जो एक जैसे कि मैंने कहा कि सेंस ऑफ जो कंपटीशन या राइवलरी है, वो अंतर नहीं दिखाई देती है, वो अभी भी बनी हुई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका अवसर की तलाश करेगा, और एक अप्रोप्रिएट टाइम पर अमेरिका के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और उसको इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को इंटरवेंशन भविष्य में कर सकता है। जी ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा देखिए, जो कुछ सर्वे हैं वो भी लगातार हम बता रहे हैं, उसके बाद मैं वापस आप लोगों का रुख करूंगी। देखिए, जो सवाल है वो ये था कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की रणनीति और रूस चीन का साथ दुनिया में नया फ्रंट तैयार कर सकता है। अब इसमें हाँ बिल्कुल कह रहे हैं 64% लोग, बिल्कुल नहीं 28% लोग कह रहे हैं, जबकि कह नहीं सकते में 8% लोग हैं। इसके अलावा जो सर्वे है ये हमने आपको बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की रणनीति और रूस चीन का साथ दुनिया में क्या नया फ्रंट तैयार कर सकता है। इसमें देखिए, जो हाँ बिल्कुल में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा 64% लोग ये मानते हैं बिल्कुल नहीं में 28%, और 8% लोग ये भी कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। इसके अलावा ये सवाल भी कि क्या ट्रंप के गाजा पीस प्लान में भारत को न्योता देना मुस्लिम देशों को साधने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल 64% लोग मानते हैं, बिल्कुल नहीं 36%, कह नहीं सकते 0%। तो चलिए, ये जो दो सवाल हैं वो रहे, इसका सर्वे भी किया गया और इसके ये जवाब रहे। बहरहाल अनुराग जी, ये जो नए फ्रंट की बात हो रही थी, कितना ज्यादा जेन्युइन लगता है, और क्या आने वाले समय में कभी ऐसी तस्वीर भी सामने आ सकती है कि एक नया फ्रंट जो है वो तैयार हो, या अमेरिका ये होने नहीं देगा? नहीं, अगर आप मिलिट्री वाइज देखें तो कोई नया फ्रंट तैयार होने वाला नहीं है अगले कुछ समय के लिए, कम से कम 5-10 साल तो मैं नहीं देखता हूं। लेकिन हाँ, इकोनॉमिकल फ्रंट पे अगर आप देखें तो एक नई बड़ी ताकत उभरती नजर आ रही है, जिसको हम BRICS ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिकन इकोनॉमी के लिए और अमेरिकन डॉलर्स के लिए, क्योंकि आने वाले समय में 48% विश्व की जो पॉपुलेशन है उसको ही ब्रिक्स देश रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप 2 दिन पहले की बात देखें तो एक यूएई के प्रेसिडेंट ने अचानक हमारे देश का दौरा किया और 2 घंटे के लिए वो हमारे देश में आए थे। तो एक मिडिल ईस्ट में एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हो रही है, जहां पे सऊदी अरेबिया और वर्सेस यूएई को देखा जा रहा है, जहां पे यमन के अंदर इन्होंने इनकी जो सपोर्टेड फोर्सेज उनके आपस में कंसल्टेशन देखी गई थी। तो एक पॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हो रही है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, और यहां से दोनों के दोनों देश सऊदी अरेबिया एज वेल एज यूएई भारत को देख रहे हैं एक तरह से, कि भारत एक सपोर्टिव फैक्टर को देखते हैं उनको, क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस, हमारे बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, तो भारत का एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है इन देश की पॉलिटिक्स के अंदर। तो डेफिनेटली इसी चीज को ध्यान रखते हुए अमेरिका भी भारत देश को कह रहा है कि आप गाजा के पीस प्लान में शामिल होइए, उनको इन्विटेशन दिया जा रहा है, कि अभी तक भारत ने नहीं स्वीकार किया, उसके ऊपर विचार होगा लेट स्टेज पे। बट डेफिनेटली सब लोग भारत को मिडिल ईस्ट के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल देश समझते हैं, और वो समझते हैं कि आने वाले समय में इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है।
भारत देश का। बिल्कुल। और संजीव जी, क्या आप भी इसको ऐसे देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कहीं ना कहीं ये जो डर है ट्रंप का डॉलर को लेकर, वो तो हम हमेशा देखते हैं, और शायद यही वजह है कि जो सऊदी अरब ने कहा उसे मानना पड़ा, क्योंकि जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि सऊदी अरब की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर दुनिया में जो बहुत सारे व्यापार है वो डॉलर में चल रहे सबसे ज्यादा, और मजबूत जो है डॉलर, उसके पीछे सऊदी अरब की भी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन क्या आने वाले समय में इसको चुनौती देना संभव लगता है आपको? क्योंकि जैसा कि कह रहे थे अनुराग जी भी, आने वाले 5 सालों में अगर आप देखें तो ब्रिक्स देशों में 48% जो है वो हम होंगे। तो क्या आने वाले समय में कुछ ऐसे बदलाव जो है वो आप देखते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि विश्व में एक नए तरीके का ध्रुवीकरण हो रहा है, और ये जो ध्रुवीकरण है वो चल रहा है, जिसमें कि एक तो चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे जो राष्ट्र हैं, उसमें वेनेजुएला में जाहिर है कि मदुरो के समय में वो इस बात की भी संभावना थी कि वो भी शामिल होगा। तो ये जो एक नए तरीके का जो पोलराइजेशन है, वो उसमें ये शक्तियां एक तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अमेरिका जो है अपनी हेजिमोनी को डिफेंड करने के लिए अनेक तरीके की रणनीतियां बना रहा है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक अनकन्वेंशनल, अनप्रेडिक्टेबल और एक सेल्फ गोल करने वाली जो प्रवृत्ति है, उसकी वजह से जो वेस्टर्न अलायंस है उसमें भी अब एक बिखराव की स्थिति बन सकती है। यदि उन्होंने ग्रीनलैंड की तरफ कदम बढ़ाए तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस जो नेटो का है उसको कमजोर कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। तो ये स्थितियां बड़ी अनिश्चित हैं। लेकिन एक नए तरीके का ध्रुवीकरण हम अवश्य बनता हुआ देख रहे हैं। एक नए शीत युद्ध का जो खतरा है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक डॉलर की प्रश्न की बात है, देखिए अभी तक जो ब्रिक्स का जो लक्ष्य डॉलर को चुनौती देने का नहीं है, और भारत भी ब्रिक्स का पार्ट है, और भारत जाहिर है कि इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि हम डी डॉलराइजेशन के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम अगर ब्रिक्स के पार्ट हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एंटी अमेरिका हैं, और अमेरिका के साथ भी हम अच्छे संबंध चाहते हैं, और जो एक बहुध्रुवी विश्व को बनाने की संकल्पना है उसमें भी भारत अपना प्रयास कर रहा है, और उसके लिए ब्रिक्स और हो चाहे वो एससीओ हो, वो उसके बड़े फोरम्स हैं, और भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना चाहते हैं, या डी डॉलराइजेशन करके या डॉलर का को चैलेंज करना चाहते हैं। अभी तक, आज की डेट तक तो भारत का अप्रोच ये नहीं है, और ब्रिक्स का भी मैं मानता हूं कि अभी तक जो अप्रोच है वो डॉलर के साथ कोई युद्ध करने का नहीं है। तो ये जो पूरी स्थिति है, मैं मानता हूं कि सामरिक रूप से एक नए तरीके का जो स्ट्रेटजिक जो एक पोलराइजेशन, जिसमें कि जैसे कि मैंने कहा, चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं। बेलारूस भी उसमें जाहिर है कि शामिल है, और वहीं अमेरिका और उसके जो अन्य पार्टनर्स एक खेमेबंदी करते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्थितियां हैं वो एक नए शीत युद्ध की तरफ जरूर बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। जो आर्म्स कंट्रोल रिजीम्स है वो टूट रही हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स टीटी रही हो, न्यू स्टार टीटी के बारे में भी अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा, और जाहिर है कि आर्म्स रेस बढ़ रही है, हाइपरसोनिक वेपन्स हो वो तेज गति से राष्ट्र विकसित कर रहे हैं। तो और न्यूक्लियर टेस्टिंग की तरफ भी अब राष्ट्र अब कदम बढ़ाना उन्होंने शुरू किया है। जो मॉरेटोरियम लगा था उसको अब ब्रेक करने की बात चल रही है। तो ऐसे में आने वाले भविष्य में जो विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता है, और उसके साथ साथ आर्थिक अनिश्चितता भी राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक नीतियों की वजह से बहुत बढ़ गई है, और एक नए शीत युद्ध के जो खतरे हैं वो स्पष्ट रूप से मैं देखता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि जी बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी स्थिति में भारत की जो भूमिका है, जो कि एक बहुत ही संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, वो आने वाले समय में और अधिक बढ़ेगी, और वो समय समय पर देखने को भी मिला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा अनुराग जी, देखिए एक सवाल जो बात अभी संजीव जी भी कह रहे थे, ट्रंप की जो पिछले कुछ समय से अगर आप गतिविधियों को देखें, एक तो टैरिफ वाली बात, दूसरी तरफ जो घटनाएं वो पिछले कुछ समय से कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या वो रुकेंगे, थमेंगे? सऊदी अरब ने जो बातें कही हैं, या फिर जो मुस्लिम देश ने जो भी बात हुई और उसके बाद क्या वो थम से गए हैं? तो क्या ये थमना है उनका, या फिर सिर्फ वो एक अपॉर्चुनिटी जिसको हम लगातार कह रहे हैं, जो उनका, क्योंकि हमने देखा है रुख, वो सिर्फ उसका इंतजार कर रहे हैं?
जी, अगर मिलिट्री वाइज देखें तो डेफिनेटली ये अभी के लिए तो रुक गए हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी अभी तक बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है कोई कि ट्रम्प कैसा विचार रखते हैं और कैसा रिएक्शन करते हैं ग्राउंड पे। और दूसरी बात है कि कुछ इनके इंटेलिजेंस सोर्सेज ने भी इनको रोका है कि अभी जो विरोध चल रहा है ईरान के अंदर वो इतने लेवल पे नहीं है जहां पे कि वो तख्ता पलट कर सके। सो दोनों तरफ से उन्होंने लेके आज के लिए तो बिल्कुल रुक गए हैं, और मिलिट्री अटैक को जो उन्होंने पॉज तो दे दिया है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि वो इसको बिल्कुल अटैक कर दें और इसको कार्रवाई आगे बढ़ने का ऑर्डर दे दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भी अनुराग शुक्ला जी, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह से जो परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी, और देखना यह दिलचस्प है कि आने वाले समय में किस तरह से जो अमेरिका है वो रुकेगा। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।